हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 11 ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स ट्राई करेंगे ख़त्म करने की। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ख़त्म तो नहीं होगा, दिस इज़ अ ह्यूज टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। लेकिन पहले पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स तो हम इसमें ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं एंगुलर मोमेंटम को भी इसमें स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, एज यू नो, पुली पुली की जो मोशन है, आप पुली समझ रहे हो ना। तो जब पुली मोशन में आती है, पुली को समझने के लिए आप सिंपल वो एक कुएं की एग्जांपल ले सकते हो, वेल। उसमें से जब पानी निकालते हैं, अगर आपने खुद निकाला हो या ना निकाला हो, टीवी में तो बहुत बार देखा होगा आपने, किसी भी सीरियल के अंदर, किसी भी मूवी के अंदर, कि जब पानी निकालते हैं तो उसमें जो पुली लगी है, जिसके ऊपर आपकी रोप जो है, स्ट्रिंग वी शुड से स्ट्रिंग हेयर, वो जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर घूमता है और अल्टीमेटली पुली घूमती है। मतलब आप बोलोगे रोटेशनल मोशन के अंदर ये कहाँ से ले आए आप पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, तो आप समझना कि हम फोकस करने वाले हैं पुलीज पे। तो जब पुलिस पे फोकस करोगे तो आपको समझ आया कि पुली हैज गॉट अ रोटेशनल मोशन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक तो हम ये लेने वाले हैं कि जो पुली घूम रही है, ऑब्वियसली जब पुली घूमती है तो उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे लिए कंसर्न है, उसका टॉर्क मेरे लिए कंसर्न है। तो ये सब चीज़ें हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो सब सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और दूसरी बात ये कि अब आप एक बात को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि जो आपकी पुली है यहां पे, इस पुली के ऊपर जो रोप है, पुली के ऊपर जो रोप है जिसके साथ ब्लॉक्स ऑब्वियसली कनेक्टेड होंगे, यहां पे नीचे अभी मैं बना नहीं रहा, इस पुली का हम मास कंसिडर करने वाले हैं। अभी तक हम नहीं करते थे, ये मैं बता देता हूं आपको। पहली चेंज आपको ये नजर आएगी कि इसका मास हम कंसिडर करेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो पुली है, ये जब घूमती है तो घूमने में इसको कौन घुमा रहा है? इसको घुमाने का मेन कारण आप समझना प्लीज अच्छे से, जो स्ट्रिंग इसके साथ रगड़ खाता है, इसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है, वो इसको घुमाता है। अगर इस पुली में फ्रिक्शन ना हो, इस पुली और स्ट्रिंग के अंदर फ्रिक्शन ना हो, ये फ्रिक्शन लेस हो, अगर बिल्कुल स्मूथ हो, लेट मी टेल यू, आपकी रोप इसको रोलिंग मोशन नहीं दे पाएगी, ये पुली घूमेगी नहीं। आपकी जो रोप है वो सिर्फ इसके ऊपर स्लाइड करेगी। इसका मतलब रोलिंग मोशन यहां क्रिएट करने के लिए मींस आपकी पुली के घूमने के लिए उसको घुमाएगा कौन? घुमाती है फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि यहां पे हम फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली कंसीडर करने वाले हैं। और कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। आप बोलोगे ये सर, ये स्टैटिक कैसे होगी? अब तो आपको कितनी बार मैंने बताया, आपके वॉकिंग की एग्जांपल मैंने आपको दी थी क्लास के अंदर, और आपको एक्सप्लेन किया था वहां पे भी आपको, कि जब हम भी चलते हैं तो हम लोगों का एक परसेप्शन बन जाती है कि जब मैं चल रहा हूं तो इसका मतलब, चलने का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। नो, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक दो चीजें स्लाइड ना करें, आप स्लाइड को प्लीज समझना, मैं आपको बताता हूं, स्लाइड को आप प्लीज समझने की कोशिश करना। स्लाइड को आप समझने, ये स्लाइडिंग इस तरह की होती है। स्लाइडिंग है वो ऐसे, ये दिस इज स्लाइडिंग, ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग मोशन है। ये जब आप चल रहे हो तब आप स्लाइड नहीं कर रहे हो, तब आप स्लाइड नहीं करते हो व्हेन यू वॉक। जब आप स्लाइडिंग मोशन समझ रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये देखो, चलो उल्टा दिखा रहा हूं आपको, मेरा हाथ पहले आपको दिख नहीं रहा था ना, ये दिस टाइप ऑफ मोशन, ये स्लाइडिंग है। जब इस तरह की मोशन होती है ना, ये देखो, गाड़ी में भी जब आप चलते हो तो जब आप ब्रेक लगाते हो अचानक, तो ऐसे स्किड कर जाती है, ऐसे स्किड करती है। तो स्किड जब करती है तो क्या होता है? स्किड जब करती है तो तब क्या होता है? तब दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर जब तक स्किडिंग ना होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, तब तक कौन सी फ्रिक्शन है उसमें, पिक्चर में, आपके चलने में कौन सी फ्रिक्शन पिक्चर में आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। गाड़ी जब इंजन के साथ एक्सेलरेट करती है, कौन सी फ्रिक्शन काम में आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्रेकिंग जब होती है तो कौन सी फ्रिक्शन काम में आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन।
हाँ, अगर स्लाइड कर गई आपकी गाड़ी और वो होता है ना बड़ी तेज़ गाड़ी चल रही है और एकदम आपने ब्रेक लगाई तो एकदम स्किड कर जाती है, ऐसे करके स्किड कर जाती है। एकदम गाड़ी रुक आपने ब्रेक यहाँ लगाई लेकिन वो स्किड कर गई आगे। आपके टायर घूमे नहीं लेकिन वो स्किड कर गए। दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो यहाँ पे पुली और इसके केस में भी जो चीज़ हो रही है ना, वो भी उसी तरह का फिनोमिना है जिस तरह से आपका टायर घूमता है रोड के ऊपर, उसी तरह से जैसे उसी तरह से यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी और हम वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस फ्रिक्शन वाइल कंसिडरिंग सच प्रॉब्लम्स। इतना रोल नहीं है फ्रिक्शन का, मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन के अंदर, अभी दिखेगा आपको वो चीज़। लेकिन जो मेन बात मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि पहली बात, हम पुली का मास कंसिडर करेंगे। मास कंसिडर करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली कंसिडर होगा। पुली की जो शेप है, पुली की जो शेप है वो कैसी है, दैट इज अ डिस्क, दैट इज लाइक अ डिस्क। इसलिए अगर आपको कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन प्रॉब्लम्स में गिवन होगा, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो वो बोलेगा आपको कि इसको डिस्क कंसिडर कर लो, और जब डिस्क कंसिडर करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने में। ये यहाँ से ये इसकी रोटेशनल मोशन यहाँ से क्रिएट होती है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देख रहे हो ना पुली कैसे घूमती है, ऐसे घूमेगी ना, तो ऐसे घूमेगी तो ये उसके सेंटर है जहाँ से जिसके अबाउट ये घूम रही है। इसके अबाउट जब घूमेगी तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस एटलीस्ट जितने हम अभी प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन कभी हो सके तो इस तरह से कभी वो आपको क्रिएट कर सकता है आपके लिए प्रॉब्लम, और आपको बता सकता है कि इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कंसिडर करो, ठीक है। लेकिन हम जितनी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उसके अंदर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से देने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात ये, और ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपकी मैंने पहली प्रॉब्लम बनाई जिसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपकी पुली और उसके साथ दो ब्लॉक्स लगे हुए, M1 ग्रेटर देन M2 है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी बात करो, अगर ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो आपको क्या दिखा कि ये M1 नीचे की तरफ जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन A, M2 जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन A। वेरी गुड, जितना वो नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा, उतनी एक्सेलरेशन होगी। A यहाँ पे दोनों जगह सेम है। टेंशन यहां आएगी, इस तरह से बनानी चाहिए टेंशन आपने, दिस इज टेंशन T1। जब हम प्रॉब्लम्स लॉज ऑफ मोशन में ये वाली करते थे तो हम T1 T2 इक्वल लेते थे। यहां पे एक ही स्ट्रिंग है तो इसकी टेंशन बराबर लेते थे, लेकिन वहां पे पुली जो आपकी वो मासलेस होती थी, यहां पे पुली आपकी मासलेस नहीं है। अगर पुली आपकी मासलेस नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बीच में मास जब आ जाता है दो स्ट्रिंग के बीच में, तो यहां पे बिल्कुल भी ये पुली जो है वो मासलेस नहीं है, इसलिए टेंशन्स बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो टेंशन T1 और दूसरी तरफ टेंशन T2, हमें समझ आ गई इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसमें जितना भी इसका पूरा डायनामिक्स इसमें इन्वॉल्व है। डायनामिक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, लीनियर मोशन हो रही है, कहीं कहीं पे रोटेशनल मोशन हो रही है, उसकी सब इक्वेशंस हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो पुली रोटेट करेगी वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, आपको दिखाया मैंने अभी। तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इसको रोटेट कराने वाला है कौन, आप ज़रा समझो। ये जो आप अगर सिर्फ रोप को देखो ना, ये मैंने सिर्फ रोप बनाई है, ओनली रोप, पुली अलग से बना रहा हूँ, पुली यहाँ बनाता हूँ, पुली अलग से बनाता हूँ। रोप जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, उसकी मोशन नीचे की तरफ है, क्योंकि मोशन जो है फोर्स जिस पे लगाई गई है, हमने किस पे फोर्स लगाई है, फोर्स लगाई है ना, मासेस हैं तो फोर्स लगी है, तो फोर्स लगी जिसके कारण ब्लॉक्स ऊपर नीचे हुए, जिसके कारण पुली घूमी, समझे। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनोगे, ये रोप नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है किसके केस में, रोप के केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाई है मैंने, इसको F लिख दिया यहां पे, ठीक है। जो पुली और फोर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ये है। आपको मैंने याद है आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक की प्रॉब्लम्स कराई थी, उसमें आपको इस तरह की चीजें मैंने बताई थी कि इसमें जब हम इसको आगे की तरफ खींचते हैं तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगती है और ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ लगती है, मालूम है। ये फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगती है। इसी तरह से जो पुली है उस पे जो फ्रिक्शन, पुली पे सिर्फ एक ही फ्रिक्शन, एक ही फोर्स इन्वॉल्व है, वो है फ्रिक्शन जो इसको घुमा सकती है। उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, आप प्लीज समझ जाना, ये आपकी पुली जिसके ऊपर अल्टीमेटली ओनली फ्रिक्शन यहां पे लग रही है। आप इस बात को सिर्फ समझना, पुली के ऊपर जो फोर्स एक इन्वॉल्व है दैट इज ओनली फ्रिक्शन। और टेंशंस किसके अंदर इन्वॉल्व हैं, टेंशंस T1 T2 इन्वॉल्व हैं आपकी स्ट्रिंग के अंदर, दिस इज T2 दिस इज T1, और मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी यहां पे बना के रखी है। अगर आप इस स्ट्रिंग को जरा खोल के रख दो, ऐसे खोल दो, सीधा कर दो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे T1, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है भाई, T2,
T2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे बनाऊं तो दिस इज द फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन F। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी, आप जरा ध्यान देना। इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ स्ट्रिंग की, आप प्लीज बड़े अच्छे से इन सब चीजों को सीखना। ठीक है, क्या आएगी इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन इट कम्स आउट टू बी T1 माइनस T2। वाई T1 माइनस T2? आपको मालूम है एक्सेलरेशन जिसकी तरफ होती है वहीं पे उसको, उस फोर्स को पहले लिखते हैं, इसलिए T1 माइनस T2 माइनस F इज इक्वल टू क्या? 0, इक्वल टू ma। देखो मैं ma लिख देता हूं, ma लिख दिया। ms क्यों लिखा? ms मतलब मास ऑफ द स्ट्रिंग। मास ऑफ द स्ट्रिंग तुम्हें क्या बोला लेने के लिए? पहले लिख दिया स्ट्रिंग हैज टू बी मासलेस, इसलिए ये आंसर किसके इक्वल आया? 0 के। और यहां से जब मैंने 0 लिखा तो मुझे पता चला जो फ्रिक्शन आई ना, मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी यहां पे, दैट कम्स आउट टू बी T1 माइनस T2। तो पहली चीज हमें ये नजर आई यहां पे, क्या कि जो फ्रिक्शन है वो T1 माइनस T2 के बराबर है। अब हम ध्यान देते हैं किसके ऊपर? अब देते हैं पुली पे ध्यान। अब पुली के ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है F। देखिए आपको फोर्स F लगी, घूम कहाँ से रही है पुली? यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे तो रोटेशनल मोशन है, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। बड़ी बार बता दिया आपको मैंने, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू, टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू आर। फोर्स कितनी है यहाँ पे? ओनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? आई इंटू अल्फा। यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? अभी एफ मैंने आपको निकाल के दिया थोड़ी देर पहले, एफ के उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया इसमें आंसर? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या? आई अल्फा। ये आपकी इक्वेशन यहाँ तैयार हुई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट दिस इक्वेशन एज नंबर 1। दिस इज एन ऑल टुगेदर न्यू इक्वेशन फॉर यू, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर ही ये सिर्फ इक्वेशन आ सकती थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपने अभी तक लिखी है। और आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने बोला ना मैं फ्रिक्शन को गायब करने वाला हूं, तो फ्रिक्शन यहां से गायब हो गया। फ्रिक्शन मेरी कैलकुलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू मालूम है कि वो किसके बराबर है। यहाँ पे वो किसके बराबर है? फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2। दैट मीन्स कि अगर मैं T1 और T2 निकाल लूं तो मुझे कोई फ्रिक्शन निकालने के लिए भी बोले तो आई कैन कैलकुलेट दैट फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से मैंने T1 T2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या लिख दिया? आई अल्फा। जब मैंने ये लिखा आई अल्फा के बराबर, इसको नंबर 1 इक्वेशन बन गई। अब आपको मैंने बताया था इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? चार चीजें आपको पूछी गई हैं, T1 T2 अल्फा और ए। ठीक है, तो यहां पे मैं बाकी इक्वेशंस लिखता हूं, आप प्लीज अच्छे से देखना, जरा अच्छे से देखना एक एक बात को। मैं सेकंड इक्वेशन लिखने जा रहा हूं यहां पे, आप अच्छे से देखोगे। सेकंड इक्वेशन बनेगी, देखो कहां पे? वो जो मास यहां पे लटक रहे थे, ठीक है, अगर आपको याद हो वो मास, आप फिगर आपके पास है, ये मास था आपका M1, ये कहां जा रहा था? नीचे की तरफ। तो क्या आएगा इसमें? M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे 4 अननोन्स हैं, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। 2 मैंने आपको लिख दी, तीसरी भी आपको नजर आ रही है बड़े अच्छे से, M2 वाली। M2 वाली में क्या इक्वेशन नजर आएगी? आप M2 वाला, चलो मैं आपको M2 ब्लॉक बना के ही दे देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना। M2 टेंशन कहाँ लग रही है? इस पर ऊपर। T2 खुद M2G इसकी अपनी फोर्स जो लग रही है नीचे की तरफ, M2G। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक जा कहाँ रहा था? ऊपर। ये M2 ब्लॉक है ना, M2 ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, हल्का है ये। ठीक है, तो इसलिए T2 माइनस T1, सॉरी T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशनें क्रिएट हो गई। ठीक है, क्या बचा? एक इक्वेशन और चाहिए, वो सिंपल इक्वेशन है, उसमें कुछ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इक्वेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही वाली एक्सेलरेशन जिसको हमने, जो एक्सेलरेशन है जो पुली के ऊपर इधर लग रही होगी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, इसको ए ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर अल्फा। तो आर अल्फा, आर इज द रेडियस ऑफ द पुली, अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। टोटल इक्वेशन आपके पास बन गई 4। अननोन भी कितने हैं? 4। इजीली सॉल्व देम। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। दीज आर द डिफिकल्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से समझा दिया है। आपको अच्छे से एक एक चीज़ को अपने पास नोट करके रखना। दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। मैं ये भी बताता हूँ, ये टॉपिक कोई ईजी टॉपिक्स में से नहीं आते हैं, ये डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छे से लेकिन अपने पास इन चीज़ों को समझ के रखो। सेम प्रॉब्लम, बट अब मैंने वैल्यूज़ दे दी। वैल्यूज़ के साथ इसी प्रॉब्लम को करेंगे। 4 इक्वेशंस क्रिएट करो, चारों को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, उधर से आपके आंसर आ जाएंगे। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बता दूं, ये सिंपल सेम प्रॉब्लम है, इसमें मेरे को सिखाने को भी कुछ नहीं है इसके लिए आपके पास। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें इक्वेशंस लिखोगे, आप इसमें कोई अब फ्रिक्शन वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करने वाले। आप डायरेक्ट, आपको मालूम है वो किसके बराबर होता है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट दैट। किस तरह से आपकी अप्रोच होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी दैट।
देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, T1 माइनस T2 इंटू आर, कहाँ से आई वो भी मैंने बताया आपको अच्छे से, ठीक है, इसलिए लेकिन अब मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, T1 माइनस T1 आर लिख दो, T1 नहीं ऐसे लिख दो, T1 नहीं ऐसे लिख दो, ठीक ठीक ठीक, आर की वैल्यू क्या है 0.5 ना, तो 0.5 T1 माइनस 0.5 T2 इक्वल टू अल्फा आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा है ना, तो आई इंटू अल्फा, आई 2 दिया हुआ था, 2 अल्फा अननोन होता है, अननोन इसको रख दो नंबर 1, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन लिखो, सेकंड इक्वेशन लिखो इस मास की, ठीक है, खुद कहाँ जा रहा है नीचे, 40, 40 माइनस T1, 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4a, T2 माइनस 20, T2 माइनस 20 इसकी इक्वेशन, अगर ये सब नहीं लिखने आती तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अब ये पढ़ के, इक्वल टू 2a, इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि इसकी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन करना आप नहीं है, a इक्वल टू एंड a इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है, तो a इक्वल टू आर, आर कितना है 0.5 अल्फ़ा, ठीक है, 0.5 अल्फ़ा, a इक्वल टू 0.5 अल्फ़ा, ये भी हमने लिख दिया, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू, बेटर रहेगा आप अल्फ़ा इक्वल टू लिख दो 2a, अल्फ़ा इक्वल टू 2a, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब क्या करो, इस फोर्थ इक्वेशन को उठा के सीधा इधर डाल दो, इधर फर्स्ट में, जब फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो वो क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा ना, क्योंकि 2a है तो वहाँ से क्या बन जाएगा 4a, तो जैसे ही 4a बना तो फिर आपकी 3 इक्वेशंस रह गई, उसके अंदर अननोन भी 3 हैं, उनको सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड बी योर अप्रोच, व्हाट शुड ये बी योर अप्रोच, मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो, आप ना सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, सेकंड और थर्ड को ऐड करने के बाद फर्स्ट के साथ उसको ऑपरेट करो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको सेकंड और थर्ड को, चलो मैं बताता हूँ इक्वेशन कैसे, तो ये आपको लेकिन खुद आना चाहिए, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब मेरा काम नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको लिख के देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी आपकी 0.5 T1 माइनस 0.5 T2, 0.5 T1 माइनस 0.5 T2 इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 5 लिख दो इसको, ठीक है, 5a कैसे आया, अल्फा की जगह मैंने 2a डाल दिया, फाइन। फिर सिक्स्थ इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दो, आपको अभी रीजन समझ आ जाएगा, ये तो प्रैक्टिस से आती हैं सब चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ऐसे नहीं आ जाती अपने आप, ठीक है। तो क्या बना वो बन गया माइनस T1, ऐड कर रहा हूं इनको, माइनस T1 प्लस T2, माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T2 प्लस 20, है ना, प्लस 20 इक्वल टू 6a, तो मैं इसको लिखूंगा 6a माइनस 20, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। कुछ बनता है नहीं, आप छोड़ दो इसको, इससे बेटर मेथड लगाता हूँ मैं अभी देखा, इससे बेटर लगाता हूँ, वो आप इसको हर बार ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या करना है, आप पता क्या करो, यहाँ से एक तो काम किया आपने, ये ए जो है ना, यहाँ से उठा के आपने ये इधर डाल देना है, फाइन डाल दिया, फिर आपने T1 की वैल्यू डालनी है इधर, फिर यहाँ से उठानी है T2 की वैल्यू, वो डाल देनी है इधर, बस। अब यहाँ से अब ये सब करोगे ना तो आपका ए सबसे पहले निकल जाएगा, जो इतनी टेंशन डाली है जिसने, ए ने सारी टेंशन डाली है ना। क्या करना है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से T1 निकालो, सेकंड इक्वेशन से T1 की वैल्यू क्या आई 40 माइनस 4a, 40 माइनस 4a, तो 0.5 40 माइनस 4a, ठीक है, 0.5 तो लिखो यहाँ, हाँ, माइनस 0.5, अब T2 की वैल्यू भी डाल दो, T2 है 2a प्लस 20, 2a प्लस 20 इक्वल टू 4a। अब यहां पे ये जो इक्वेशन क्रिएट हुई ना, ये इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ a ही अननोन है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये इधर से a की वैल्यू निकल गई, जैसे ही a निकला ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये बेस्ट मेथड।
सबसे ईजी मेथड यही था, पहले जो हम कर रहे थे उससे बना नहीं सिस्टम, ठीक है। तो ये बेटर है तो इसको यूज़ करो और इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व करना आपको किसी भी एंगल से आना चाहिए खुद भी, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मेरे पास इसके आंसर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। मेथड मैंने सारा बता दिया, अब इसके आगे बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसको कुछ सॉल्व करो, इसमें सॉल्व करने में कोई कारनामा भी नहीं है, एक ही इक्वेशन रह गई है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, मैं आगे चलता हूँ। इसमें भी सब कुछ वही टेंशन्स निकालनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इसकी भी पुली की इक्वेशन वही बनने वाली है, सेम देख लो आप। इसमें भी यहाँ पे आपका ये बन गया आपका T1, पुली के लिए लिख रहा हूँ T1। जब मैं ब्लॉक के लिए ये लिखता हूँ तो T1 इधर आता है, ठीक है। ये पुली के लिए लिखा है मैंने T1, और ये आ गया T2, ठीक है। यहाँ पे आ गया T1 T2। आपको मालूम है T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। सब कुछ आपको दिया हुआ है मैंने इक्वेशन, ये तो आपकी वही इक्वेशन है जो हर बार यही इक्वेशन आ रही है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, हर बार यही इक्वेशन आती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही आपको। तो ये यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन आपको मालूम है, सेकेंड इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, आप समझना, 20 माइनस T1, ये तो लॉज ये तो आपको आनी चाहिए, इक्वल टू 2a। फिर यहाँ इक्वेशन लगाऊंगा, यहाँ पे ये आ गया T2 इक्वल टू 2a, सीधा T2 इक्वल टू 2a आ गया। ये देखो ना, ये दोनों 2 kg के ब्लॉक हैं, तो T2 इक्वल टू 2a। फिर तीसरी इक्वेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, a इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये लगा लो बस। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, वही 4 इक्वेशन। आपको तरीका भी बता दिया 4 इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तरीका भी बता दिया, कुछ नहीं है इसके अंदर, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसी तरह की और है जिसको आप ट्राई करना खुद, ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम इसको ट्राई कर सकते हो आपकी। यहाँ पे अगर आपको म्यू भी दिया होता, ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू दिया होता जैसे 0.2, ठीक है, 0.2 की वैल्यू दी है आपको म्यू की, तो फिर क्या करोगे, फिर जो इक्वेशन है ना आपकी ये वाली, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसमें आपकी यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगी, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन कैलकुलेट करो, एन कितना है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है इसकी, नॉर्मल रिएक्शन इसकी 20 इंटू 0.2 4 न्यूटन। तो ये वाली इक्वेशन चेंज होकर क्या बन जाएगी आपकी, T2 माइनस 4 इक्वल टू 2a, अगर यहाँ पे क्या हो, म्यू हो। तो फिर से वही प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया इसने। इंक्लाइंड की कहानी आपको पता होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ाई करो, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा ये सब, आपको सिंपल बात बता देता हूँ, ये सब आपको खुद पढ़ाई करनी है। मैं पुली की बात बताने वाला हूँ, जो नई बात है इसके अंदर। नई बात है जो पुली है, पुली की जो दो फोर्सेस हैं वो इधर टेंजेंशियल लग रही हैं, आप देख सकते हो उनको ऐसे करके, T1 T2, ठीक है। यहाँ से इसका ये डिस्टेंस r है, इसलिए वो फिर से क्या आएगा, T1 माइनस T2 इंटू आर। तो इसमें कोई चेंज नहीं आती है, ये सबसे अच्छी बात हो रही है अभी तक, ठीक है। और T1 T2 दोनों के लिए जो रेडियस है वो r ही है, ठीक है। तो T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो आई अल्फ़ा, आई की वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लो कुछ भी, आई की वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 4 kg मीटर स्क्वायर। मेरे पास आंसर्स नहीं है यार, मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद दूसरी वैल्यू आ गई आपकी किसकी, दूसरी वैल्यू मैं सब पूरा सॉल्व करके जब आपको बचता क्या है, जब इक्वेशन ही सॉल्व होगी फिर क्या बचा, जब इक्वेशन ही मैंने दे दी तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट लगाने का, जब सारा क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा हो वो आपको लगाने के लिए छोड़ा हो फिर बात अलग है, लेकिन अब इसमें मैं सब पूरा सॉल्व करके दूंगा आपको, इक्वेशन पूरी बना के दूंगा, आपने सिर्फ वैल्यू डालनी है, तो उसको डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। r इक्वल टू 1 मीटर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन बन गई पुली की, रोटेशनल मोशन की एक और इक्वेशन साथ में ही लिख दो, क्या, a इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये लो जी भाई, दूसरी इक्वेशन भी बन गई, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू a बाई आर, तो वो यहाँ डाल देना चाहिए। उसके बाद आपकी लीनियर इक्वेशंस वो तो वैसी ही हैं जैसे आप लिखते आ रहे हो, अगर आपको याद हो तो। ब्लॉक के लिए ये लो, लगा दिया ब्लॉक के लिए ये T1, ठीक है, ब्लॉक के लिए T1 इधर, देखो पुली के लिए T1 इधर, ये बताइए आपको सब बातें। यहाँ से ये नीचे की तरफ कितना जाता है, mg साइन थीटा, और जाएगा भी ये इधर, क्यों भाई, ये देखो ज़्यादा इंक्लिनेशन, कॉमन सेंस लगाओ, ये कितनी फोर्स से नीचे जाता है, ये जाता है mg साइन थीटा, ये भी mg साइन थीटा, लेकिन इसका थीटा ज़्यादा है इसलिए इधर की तरफ जाएगा, इसलिए क्या आएगा, इसलिए आएगा 20, अच्छा 20 कर लो सॉल्व, 20 इंटू साइन थीटा कितना हुआ, mg साइन थीटा से नीचे जाता है ना, mg साइन थीटा से नीचे जाता है तो mg इंटू साइन 53, साइन 53 इज 4/5, 4/5 4/5 4/5
4 16 न्यूटन से ये नीचे जाएगा, 16 न्यूटन से ये नीचे जाएगा, 12 न्यूटन से ये नीचे जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली कौन बड़ा है? 16 न्यूटन। तो अल्टीमेटली क्या बना आपका? 16 माइनस T1, 16 माइनस T1 इक्वल टू 2a। 16 माइनस T1 इक्वल टू 2a, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन बन गई आपकी, मैं बताता हूँ आपको, T2 माइनस T2, ये इधर T2। हम जब ये लॉज ऑफ मोशन में करते थे T1 T2 बराबर लेते थे, वहाँ आसान हो जाता था काम थोड़ा। लेकिन यहाँ पे बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि पुली जो है वो मासलेस नहीं है। अगर मासलेस होती तो फिर आई कैसे होता? फिर आई होता ही नहीं। तो जब आई दिया हुआ है पुली का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुली जो है वो मासलेस नहीं है। मासलेस नहीं है तो T1 T2 बराबर नहीं होंगे, ये समझना पहले ये बात। तो T2 माइनस क्या? T2 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। ये दो इक्वेशंस बन गई। फिर आपको मैंने ये चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया हुआ है। आपने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रहने देना है, उसके अंदर बाकी तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है इन टर्म्स ऑफ ए। उसको जब डालोगे तो उधर आंसर जो आएगा वो ए की टर्म्स में आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप चेक कर लेना। इसके आंसर है मेरे पास? नहीं, आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। आप खुद सॉल्व करो इसको। एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या है? देखो, ये एक मास है m, ध्यान देना प्लीज, एंगुलर मोमेंटम है। ये एक मास है, ये v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक रिजिड बॉडी है बड़ी सी, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। और अबाउट पॉइंट o मुझे बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम निकालो। एंगुलर मतलब रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया ना। ये पॉइंट O है। जैसे आपने टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको यहां वहां पे भी याद हो, वहां पे भी एक पॉइंट पे हमारा क्या लगता था? फोर्स लगती थी। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो ये पॉइंट P है, वो यहां पे मास m है। मास की जरूरत पड़ती है एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। तो हमने जैसे वहां पे हम r वेक्टर बनाते थे, वैसे ही r वेक्टर हम यहां पे भी बना लेंगे। दिस इज r वेक्टर। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, इट इज इक्वल टू, याद रखना है प्लीज आपने, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। व्हाट इज p वेक्टर हियर? लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज p वेक्टर? लीनियर मोमेंटम। और r क्रॉस p है। और इक्वल टू जब मैंने इसको लिखा तो मैं इसको लिखूंगा r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर। m तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर निकाल सकते हैं उसको। तो m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। आपने अच्छे से याद रख लेना। और अल्टीमेटली इसको कैसे लिखा जाता है, जो मैंने टॉर्क में आपको सिखाया था, एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या बन जाएगा? m r v साइन थीटा, m r v साइन थीटा। और फिर मैंने आपको वहां पे भी सिखाया था, जैसे टॉर्क में वही सिखा रहा हूं कि साइन थीटा को अगर मैं r के साथ लिख दूं, अगर साइन थीटा को मैं r के साथ लिख दूं तो ये बन जाता है m r परपेंडिकुलर इंटू v। और जो r परपेंडिकुलर लिखोगे वो ऐसे लिखना, नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट बना के, इंटू v। या यहां लिखोगे, जगह ही नहीं बची, यहां लिख देता हूं l वेक्टर इक्वल टू, यहां तो लिख सकता हूं क्या? m r v परपेंडिकुलर। वो आपकी मर्जी होती है। आपने अगर टॉर्क वाली बातें मेरे से सुनी हुई हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन कैसे निकलेगी? क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, डायरेक्शंस फाइंड करनी नहीं आती, तो ये नहीं आएगा। सिंपल बात है ये, एज इट इज। ये आपको सब तभी समझ आ सकता है जब आपको ये सब बातें जो मैंने बताई वो पता हो, ठीक है। ये पता चल गया आपको, ये सब कहानी एंगुलर मोमेंटम की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितना बात मैंने अभी तक बोली। लेकिन मैं अभी इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या? सुनो, ये एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब जिसके अंदर एक मास नहीं, जिसके अंदर बहुत से मासेस प्रेजेंट हैं। ऐसे जो हमने तो पहले एक ही पॉइंट मास लिया जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम आपको बताया, लेकिन अब मैं एक बड़ी सी बॉडी ले रहा हूं जिसके अंदर ऐसे पॉइंट मासेस इन्फिनाइट हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक पॉइंट मास है m1, ठीक है, यहां पे कोई और होगा m2, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मैं m1 की डायरेक्शन बनाऊं तो m1 ये ऐसे घूम रहा है फॉर एग्जांपल। जब ये ऐसे घूमेगा तो m1 कहां की तरफ जाएगा? इधर की तरफ। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी m1 की? m1 की वेलोसिटी होगी v1, ठीक है। m2 की वेलोसिटी अपनी होगी v2, ठीक है। सब सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे ये सब, क्योंकि ये ओवरऑल ये पूरी बॉडी रोटेशन कर रही है। तो ये इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कैसे घूम रहे होंगे? रोटेशन में। तो एंगुलर मोमेंटम मैं सबका जब निकालूंगा, इन सबका एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो,
मैं लिखता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे वो लिख रहा हूँ, अब देना ध्यान देना, ठीक है। तो हमने पहले सबका क्या लिख देना है, एम वी, M1 V1 M1 V1 R1, यस M1 V1 R1, ये हो गया P और ये हो गया R। हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, R पहले लिखो या वो उसको पहले लिखो। अगर आपने लिखना है, मैं R अभी बताया ना, R क्रॉस P, ये हो गया आपका P लीनियर मोमेंटम, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, R से, तो ये बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। प्लस M2V2 R2, M2V2 R2, V अलग होगा हर एक का V अलग है, ठीक है, हर एक का मास अलग अलग है, हर पॉइंट का अलग अलग है। प्लस M3V3R3 प्लस डैश 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 चलता गया, ठीक है। आप इस टॉपिक की हेडिंग भी डाल लेना, इस टॉपिक की हेडिंग डालना है रिलेशन बिटवीन, पूरा लिखना आप, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अच्छे से लिखना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहां से जब मैंने L लिखा, L कम्स आउट टू बी, अब V को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे V किसके बराबर होता है, R ओमेगा, किसके बराबर होता है, R ओमेगा के। तो जब V इक्वल टू R ओमेगा होता है तो ये क्या बन जाएगा, जरा ध्यान देना, M1 ओमेगा 1, नहीं ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा 1 कैसे, इस ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा यहां हर पार्टिकल का सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है। तो M1 ओमेगा R1 स्क्वायर, एक R1 यहां पहले से था, एक R1 इसकी वजह से आएगा। तो V1 किसके बराबर है, देखो मैं यहां लिख देता हूं साइड पे, V1 किसके बराबर है, R1 ओमेगा, V2 किसके बराबर है, R2 ओमेगा, ओमेगा सबका सेम होता है इसलिए हम ओमेगा की टर्म्स में लिखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इसलिए M1 ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 चलता जा रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां से सब में से कॉमन लो, क्या, M1 R1 स्क्वायर, अब यहां से क्या कॉमन लोगे सब में से, एंगुलर मोमेंटम फिर से लिख रहा हूं, क्या बना आपका, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश डैश डैश, चलने दो, इक्वल टू यहां से कॉमन क्या लूंगा, ओमेगा कॉमन लूंगा सब में से, और ये क्या बनेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और ब्रैकेट डाल के बाहर ओमेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सारी टर्म है ये आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और वैसे भी आपको अगर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है तो ये अपने आप याद हो जाता है, कैसे याद हो जाता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वो डेट इज MV, P गेट रिप्लेस्ड बाई लीनियर मोमेंटम गेट्स रिप्लेस्ड बाई एंगुलर मोमेंटम, मास गेट्स रिप्लेस्ड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी गेट्स रिप्लेस्ड बाई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। छोटी सी बात और करनी है इसी में, जैसे आप लिखते थे F इज इक्वल टू dP/dt, क्या था ये, न्यूटन सेकेंड लॉ। रोटेशनल मोशन में भी न्यूटन ने सेकेंड लॉ पे काम नहीं किया था, रोटेशन मोशन पे काम नहीं किया था, लेकिन सेकेंड लॉ कैन बी अप्लाइड हेयर इन द सेम वे। आपको समझ आ गया, ये लो, सिंपल सी बात, कुछ नहीं है इसके अंदर, दिस इज सो सिंपल। आप इसको सबको अच्छे जैसे याद रखो। आज हमने रिजिड बॉडीज़ के लिए, अगर एक पॉइंट मास के लिए अगर आपने कभी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आपने इस तरह से लिखा, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने पढ़ा अभी, R क्रॉस P, फिर उसको आगे मैंने जो बनाया वो आपने देख लिया, और फिर अल्टीमेटली जब हम पूरी रिजिड बॉडी के लिए लगाएंगे तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, आई ओमेगा। ये सब बातें आपने बड़े अच्छे से अपने पास नोट करके रख लेनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कैलकुलेटेड थ्रू द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल से आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें ये क्या बता रहा है कि जिस तरह से आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का लगा सकते हो कहाँ पे, लीनियर मोशन के केसेस में, सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड इन रोटेशनल मोशन विद फ्यू चेंजेस जो मैंने आपको बताई हैं। एनालॉगस कहते हैं इस बात को,
इस बात को क्या बोलते हैं, एनोलॉजी। सेकेंड लॉ की ये एनोलॉजी है रोटेशनल मोशन में, एनोलॉजी। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की एनोलॉजी इन रोटेशनल मोशन, लिख के रखना है इसको। थैंक यू वेरी मच।